रोशन लाल ने रुपए देकर रमित की मदद की थी, लेकिन रुपए पाते ही वह रोशन लाल का ही नहीं पूरे परिवार का दुश्मन बन बैठा और एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगा। 22 अगस्त सन 2010 की सुबह 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हैबावाल की दुर्गापुरी कॉलोनी की गली नंबर 5 के मकान नंबर 7187 में 2 लोगों की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही थाना सलेम डाबरी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार HHO डिवीजन नंबर 4 तथा दुर्गापुरी पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार मेरे घर पहुंचने से पहले ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे। जिस मकान में हत्याएं हुई थी उसके बाहर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने सुबह लगभग 9:30 बजे मकान के भीतर तेज चीखों की आवाजें सुनी थी, क्योंकि उस वक्त अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा था। इसलिए यह समझना मुश्किल था कि आवाजें टीवी की थी या मकान में रहने वालों की। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। थोड़ी देर बाद जब पड़ोसियों को लगा कि चीखें टीवी की नहीं बल्कि उसमें रहने वालों की थी, तो उन्होंने मुख्य द्वार तोड़कर भीतर जाकर देखा। अंदर अलग अलग कमरों में 2 लाशें पड़ी थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मैंने मकान के भीतर जाकर देखा, एक कमरे में अधेड़ उम्र की महिला रक्त रंजित लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर तेज धार हथियार के कई घाव थे, जिसमें से खून रिस रहा था। दूसरे कमरे में लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर भी तेज हथियार के घाव थे। वो विकलांग था। उसकी व्हील चेयर वहीं पास में उल्टी पड़ी थी। देखने से ही लग रहा था कि विकलांग होने के बावजूद उसने हत्यारों का विरोध किया था। दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मारा गया था। मैंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे में रखा टीवी अभी भी चल रहा था। मेरे इशारे पर सब इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार ने टीवी बंद कर दिया। क्राइम टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी। जासूस कुत्ते लाश को सूंघकर मकान के पिछवाड़े जाकर रुक गए। संभवतः हत्यारे वहां से किसी सवारी में बैठकर गए थे। मकान की अच्छी तरह छानबीन की गई। लूट के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। हत्याएं शायद आपसी रंजिश के कारण हुई थी। टीवी के पास खून सना एक खंजर नुमा चाकू पड़ा था। मैंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को उसे संभाल कर रखने के लिए कहा। हत्याएं शायद चाकू से की गई थी। मैं पुलिस टीम के साथ मुआयना कर रहा था कि पड़ोसियों से पता चला कि यहाँ सिर्फ हत्याएं ही नहीं हुई थी, बल्कि इस परिवार के 2 अन्य लोग लापता भी थे। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने पूछताछ के आधार पर मुझे बताया कि इस परिवार के मुखिया का नाम रोशन लाल था और वो रेलवे से रिटायर्ड था। इसके पहले यह परिवार चंद्रा नगर में रहता था। रोशन लाल की पत्नी का नाम शकुंतला था। दोनों के 4 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ी 47 वर्षीय बेटी स्वीटी शादीशुदा थी और इंग्लैंड में रहती थी। दूसरे नंबर का बेटा राजेश कुमार उर्फ राजू अपाहिज था, लेकिन घर में काम करके लगभग 10,000 रुपए महीने कमा लेता था। तीसरे नंबर की बेटी सीमा भी शादीशुदा थी, लेकिन 3 साल पहले पीलिया से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सबसे छोटी बेटी 36 वर्षीय निशा थी। BA पास निशा किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थी। लगभग 2 महीने पहले इन लोगों ने अपना चंद्रनगर वाला मकान 70 लाख रुपए में बेचा था। लगभग 1.5 महीने पहले ही यह परिवार इस मकान में रहने आया था। यह मकान उन्होंने 40 लाख में खरीदा था। कत्ल शकुंतला और राजेश कुमार उर्फ राजू का हुआ था, जबकि रोशन लाल और निशा गायब थे। मैंने इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को आदेश दिया कि लाशों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। साथ ही इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने कहा कि पड़ोसियों से पूछताछ करके बाप बेटी की तलाश में संभावित जगहों पर छापे मारे। जबकि इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार को मैंने अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर बाप बेटी की तलाश करवाने, जिले के अन्य सभी थानों में उनका हुलिया बताकर वायरलेस मैसेज भिजवाने की जिम्मेदारी सौंपी। चूँकि यह केस पुलिस कमिश्नर की नजर में आ गया था, इसलिए इन कामों से फारिग होकर उन्हें रिपोर्ट देने में उनके ऑफिस पहुंच गया। मैंने अपनी परेशानी बताकर उनसे कहा, सर समस्या यह है कि यह परिवार मोहल्ले में नया है। पड़ोसियों को इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसा भी हो हर नजरिए से जांच करो। इसके लिए कई टीमें बनाकर लगाओ। और हाँ, सबसे जरूरी है बाप बेटी का पता लगाना। कमिश्नर साहब के पास से लौटकर मैंने एक बार फिर घटना स्थल पर जाकर पड़ोसियों से पूछताछ की। काफी लंबी छानबीन के बाद काम की एक बात पता चली। मैंने जब रोशन लाल के घर आने जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाई तो पता चला कि रमित कुमार भंडारी उर्फ रिंकी नाम का यह युवक रोशन लाल के घर कुछ ज्यादा ही आता जाता था। मैंने हरपाल सिंह से रमित के बारे में पता लगाने को कहा। हरपाल सिंह ने पता लगाकर बताया कि रमित कुमार भंडारी
तरसेम कॉलोनी के मकान नंबर B34 में रहता है। वो रमित का मोबाइल नंबर भी ले आए थे। मेरे कहने पर सब इंस्पेक्टर बिट्ठन कुमार ने रमित को फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया। जब उसे कई बार फोन किया तो उधर से कंप्यूटराइज्ड आवाज आने लगी कि यह नंबर पहुंच के बाहर है। काफी कोशिशों के बावजूद हमें तफ्तीश को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हम कह सकते हैं कि हम अंधेरे में तीर मार रहे थे। ऐसे में जांच आगे बढ़ाने के लिए हमें केवल रमित भंडारी ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। हमारी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी, इसलिए हम उसका नंबर मिलाते रहे। आखिर उसने फोन उठा लिया। इंस्पेक्टर बिट्ठन कुमार ने उसे मेरे ऑफिस आने को कहा। उसने बताया कि वह उस समय जालंधर में है और आधे घंटे में हाजिर हो जाएगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा उसका इंतजार करता रहा। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने कहीं से मृतका शकुंतला के मायके का पता ढूंढ निकाला था। उसके पिता जगत राम की फगवाड़ा में टेलरिंग की दुकान थी। पता मिल गया तो इस घटना की सूचना मृतका के भाइयों अशोक, सुखविंदर और जसविंदर को दे दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके अनुसार मौत का कारण अधिक खून बह जाना था। फगवाड़ा से शकुंतला के मायके वाले आ गए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाशें उन्हें सौंप दी गई थी। मृतका के भाइयों ने दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया था। मैंने उनसे भी पूछताछ की। उन्होंने केवल इतना ही बताया था कि रोशन लाल ने रिटायर होने के बाद चंद नगर वाला मकान 70 लाख में बेचा था। नया मकान उन्होंने 35-40 लाख रुपए में खरीदा था। कुछ पैसा उन्हें रिटायर होने पर मिला था। कुल मिलाकर उनके पास करीब 35 लाख रुपए थे। रुपए उन्होंने कहाँ रखे थे या किसी को दिए थे, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। फलस्वरूप बात वहीं की वहीं रह गई। मैंने सोचा था कि शायद मृतका के मायके वालों से काम की कोई बात पता चल जाएगी, पर मायूस ही होना पड़ा। घूम फिरकर हमारी नजर फिर रमित भंडारी पर ही जाकर टिक गई थी। रमित ने आधा घंटे बाद आने को कहा था। मैंने घड़ी देखी, अब तक पौन घंटा हो चुका था। मैंने सब इंस्पेक्टर बिट्ठन कुमार से कहा कि वो रमित को फोन करके पूछे। बिट्ठन कुमार ने बताया कि उसने 10 मिनट में आने को कहा था, लेकिन वो 10 मिनट बाद भी नहीं आया। इस प्रकार 10-10 मिनट करते करते उसने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उधर पुलिस के सिर पर उच्च अधिकारियों की तलवार लटक रही थी। मेरी टीम की जांच सांसद में थी। मुझे रमित भंडारी पर गुस्सा आ रहा था। जब वो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने भंडारी से मोबाइल पर खुद बात की। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि वो तुरंत मेरे ऑफिस पहुँचे। उसने मुझसे 10 मिनट का समय मांगा। जब वो 10 मिनट तक नहीं आया तो मैंने फिर फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उसके फोन का स्विच हमेशा के लिए बंद हो गया। रमित के इस व्यवहार से मुझे उस पर संदेह हुआ। मैं समझ गया कि वो जानबूझकर पूछताछ से बचना चाहता था। मैंने हरपाल सिंह से उसके फोन की लोकेशन पता करने को कहा। इंस्पेक्टर हरपाल ने रमित के फोन की लोकेशन चेक करवाई तो उसकी लोकेशन जसिया रोड लुधियाना की मिली। इससे यह बात साफ हो गई कि वो हमसे झूठ बोल रहा था। इससे उस पर हमारा संदेह और बढ़ गया। अभी मैं हरपाल सिंह इस मुद्दे पर बात ही कर रहे थे कि सब इंस्पेक्टर बिट्ठन कुमार ने आकर बताया कि रमित भंडारी मौसी की फैक्ट्री नैना कोयर प्रोडक्ट्स कहने को तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, लेकिन इस तरह से उसका गद्दा फैक्ट्री का सर्वे सर्वा वही था। बिट्ठन कुमार ने यह भी बताया कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशन लाल की छोटी बेटी निशा से उसके मधुर संबंध थे। वो उसके घर खूब आता जाता था। रोशन लाल ने उसे अपना बेटा बना रखा था। मेरे लिए यह जानकारी काफी थी। इससे मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो इस दोहरे हत्याकांड का रहस्य जरूर जानता होगा। इसीलिए पुलिस के सामने आने से कतरा रहा था। मुझे समय बेकार करना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर हरपाल सिंह को तुरंत पुलिस टीम के साथ घाघरा रोड पर पहुंचने को कहा। एक टीम मैंने एसीपी परमजीत सिंह पन्नू की अगुवाई में तैयार करवाई। रमित भंडारी हमें फैक्ट्री के पास ही मिल गया। उसे वही पूछताछ की गई। वो हमें बहकाने की कोशिश करने लगा। वो हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर दे रहा था। उसके चेहरे पर काफी उलझन और घबराहट के मिले जुले भाव थे। बात करते हुए वो हकला भी रहा था। तभी अचानक मेरा ध्यान उसके हाथ की ओर चला गया। उसके हाथ पर ताजी पट्टी बंधी थी। मैंने इसके बारे में पूछा तो वो बोला ऐसे ही मामूली सी खरोच आई थी। सावधानी के तौर पर मैंने पट्टी बंधवा ली। खरोच कैसे और किस चीज से आई यह वो नहीं बता सका। इस बातचीत के बाद मेरा शक विश्वास में बदलने लगा। मैंने उसे अपने ऑफिस चलने को कहा। ऑफिस आकर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह और बिट्ठन कुमार ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने शकुंतला और राजेश की हत्या की बात स्वीकार कर ली। मैंने कारण पूछा तो उसने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन जब थोड़ी सख्ती की गई तो उसने बताया कि रिटायर्ड स्टेशन मास्टर रोशन लाल की बेटी निशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके अनुसार निशा के साथ उसके 3 सालों से अवैध संबंध थे। वो शादीशुदा था जबकि निशा तलाकशुदा थी। निशा बहुत ही खूबसूरत थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। दोनों के संबंध इतनी तेजी से परवान चढ़े कि रमित आए दिन उसके घर आने जाने लगा। परिवार के लोगों को भी उसका आना जाना अच्छा लगता था। शकुंतला तो उसे बेटा बेटा कहते थकती नहीं थी।
निशा के साथ रमित के संबंधों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वे लोग अपने घर के छोटे से लेकर बड़े कामों में रमित की सलाह लेने लगे थे। रमित के अनुसार पिछले कुछ समय से निशा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कई बार उसकी मांग भी पूरी कर चुका था। उसके घर वाले भी इस बात का फायदा उठा रहे थे। कुछ ही दिनों पहले निशा ने उससे 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन उसने इतना पैसा देने से मना कर दिया। शनिवार को निशा ने रमित की मां को फोन करके कहा कि वो उन्हें कुछ राज बताना चाहती है। उसी दिन निशा ने फोन पर रमित को भी धमकी दी कि उसने दोनों की निजी संबंधों की सीडी बनवा रखी है। अगर उसने 50,000 रुपए नहीं दिए तो वह उस सीडी को उसकी माँ और पत्नी को दे देगी। इसी बात से गुस्से में उसने निशा से बदला लेने के लिए उसकी माँ और भाई की हत्या कर दी थी। रमित की यह बात हमारे गले नहीं उतर रही थी। इसमें कई पेच ऐसे थे जो समझ से बाहर थे। मैंने रमित से पूछा, अच्छा यह बताओ कि इस वक्त निशा कहाँ है? मेरे सवाल पर वो बौखला उठी और झल्ला कर बोला, मैं क्या जानूं, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा तो रमित बोला, जनाब ऐसी औरतें यही तो करती हैं। एक से दिल भर गया तो दूसरे के पास, और दूसरे से दिल भर गया तो तीसरे के पास। वाह रमित कुमार, मैंने कहा, मैंने तुम्हें केवल निशा के बारे में पूछा और तुमने तो पूरी रामायण ही सुना दी। खैर छोड़ो, यह बताओ कि निशा तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? फिर तुमने उसकी माँ की हत्या क्यों की? मेरे इस सवाल पर वो बंगले झाँकने लगा। मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देखो हमें सब पता है। अच्छा यही है कि तुम हमें पूरी तरह बात सच सच बता दो, वरना तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात सुनकर उसने गर्दन झुका ली। मैंने इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, निर्मल सिंह और बिठन कुमार को साथ लेकर उसकी मौसी की फैक्ट्री पहुंचा। वहां रमित की कार बाहर ही खड़ी थी। कार का बारीकी से मुआयना किया गया तो उसमें कई जगह खून के धब्बे दिखाई दिए। ठीक वैसे ही खून के धब्बे फैक्ट्री के ऑफिस में भी मिले थे। फैक्ट्री की अच्छी तरह तलाशी लेने पर हमें एक लेडीज सैंडल भी मिली थी। फैक्ट्री में 2 कर्मचारी मिले थे जिनके नाम विजय प्रसाद और कुमार थे। विजय प्रसाद गहरी कोठी थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण का रहने वाला था, तो कुमार गांव मुकार, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। दोनों से पूछताछ करने पर इस दोहरे हत्याकांड के साथ साथ रिटायर्ड स्टेशन मास्टर लाल, रोशन लाल और उसकी बेटी निशा की गुमशुदगी का रहस्य भी खुल गया। मेरे आदेश पर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने विजय प्रसाद और कुमार को पुलिस हिरासत में ले लिया। रमित भंडारी को हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब तक की तफ्तीश रमित भंडारी और फैक्ट्री से दबोचे गए दोनों कर्मचारियों से की गई। पूछताछ के बाद इस जघन्य हत्याकांड की जो कहानी प्रकाश में आई वो स्वार्थ के रिश्तों और विश्वास की नींव पर झूठ का महल खड़ा करने जैसी थी। 36 वर्षीय निशा काफी खूबसूरत, मिलनसार व हंसमुख स्वभाव की युवती थी। संभवतः उसका यही स्वभाव उसकी और उसके परिवार की हत्या का कारण बना। सीधी सादी निशा की बीए पास करने के बाद शादी हो गई थी, लेकिन पति से उसकी नहीं बनी, जिससे जल्दी ही उसका तलाक हो गया। निशा ने इसे भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया और मन ही मन तय कर लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगी। गुजर बसर के लिए उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। सन 2008 में जब निशा का परिवार चंद्रनगर सुंदर नगर में रहता था, तभी अचानक एक दिन निशा की मुलाकात रमित भंडारी से हुई। रमित महत्वाकांक्षी, चतुर, चालाक युवक था। उसने शादीशुदा होते हुए भी अपनी शादी की बात निशा से छिपा ली थी। हालांकि निशा ने कभी शादी न करने का फैसला किया था, लेकिन रमित ने उसकी सोई कामनाओं को जगाकर उससे शादी करने का वादा कर लिया। न चाहते हुए भी निशा धीरे धीरे रमित के आकर्षण में बनती चली गई। जल्दी दोनों के बीच आंतरिक संबंध बन गए। एक दिन निशा ने रमित को अपने घर ले जाकर उसका परिचय अपने माता पिता से करवा दिया। रोशन लाल के परिवार की समस्या यह थी कि उसके परिवार में कोई भी युवा पुरुष नहीं था। बेटा राजेश भी था तो वो अपाहिज था, इसलिए पूरा परिवार रमित से खुश रहता था और उसे बेटे की तरह मानता था। निशा का भी सोचना था कि उसकी अन्य बहनें दूर रहती हैं। अगर शादी के बाद रमित उसके माता पिता और अपाहिज भाई का ख्याल रखेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था। समय के साथ निशा और रमित के संबंध बन गए। सन 2009 के अंत में रोशन लाल स्टेशन मास्टर से रिटायर हो गए। उन्हें रिटायरमेंट पर काफी रुपए मिले थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने चंदनगर वाला मकान 70 लाख रुपए में बेच दिया था। नया मकान लेने के बाद भी उनके पास 35-40 लाख रुपए बच गए थे। एक दिन जब रमित रोशन लाल के घर आया तो बहुत परेशान था। पूरे परिवार ने उसकी परेशानी का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। बाद में उसने निशा को अलग ले जाकर बताया, निशा मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, बाजार का लाखों रुपया देना है
अगर मैंने रुपए नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? निशा ने पूछा तो रमित बोला यही कोई 40-45 लाख। रमित की बात सुनकर निशा हतप्रभ रह गई। पल भर बाद वह सोची, रमित पापा के पास 30-35 लाख रुपए होंगे, वे तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। जब तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाए तो पापा के पैसे लौटा देना। वह सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे पापा के रुपए नहीं मांगूंगा, मुझे शर्म आती है। निशा के समझाने पर रमित उसके साथ चलने को तैयार हो गया। निशा ने जब अपने पिता रोशन लाल को रमित की परेशानी का कारण बताया तो वो हंसते हुए बोले, तुम भी कमाल करते हो बेटा, यह घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। रुपए मेरे पास बढ़ तो नहीं रहे, तुम अपना काम निपटा लो, जब आए तो मुझे दे देना। अगले दिन ही रोशन लाल ने रमित को 35 लाख रुपए कैश दे दिए। रुपए लेते समय उसने वादा किया था कि वो 1 महीने में लौटा देगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद जब उसने ना तो पैसे लौटाए और ना ही कभी इस विषय में बात की तो रोशन लाल और निशा को चिंता होने लगी। उसी बीच कहीं से निशा को पता चल गया कि रमित शादीशुदा है। उसने झूठ बोला था। इस बात से निशा के दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। उसने मन ही मन तय कर लिया कि पिता का पैसा वापस मिलने के बाद ही वो रमित से संबंध तोड़ लेगी। यह बात उसने रमित से भी कह दी थी, लेकिन समस्या यह थी कि रमित पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पर निशा ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने शराफत से उसका पैसा नहीं लौटाया तो अपने और उसके संबंधों की बात उसकी माँ और पत्नी को बता देगी। इससे रमित बुरी तरह डर गया। उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए निशा के पिता को चेक काट कर दे दिए। उसने चेक तो दे दिए, लेकिन चेक देने के बाद वो परेशान रहने लगा क्योंकि उसके खाते में पैसे नहीं थे। उसे पता था कि अगर चेक बाउंस हो गए तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए एक भयानक योजना बना डाली।